आज हम बात करने वाले हैं जो हरियाणा के कई जिलों में 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट प्रस्तावित जो है सीधे तौर पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा, जिससे अब जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए वर्ष 2026 से 27 के नए कलेक्टर रेट का प्रस्ताव सार्वजनिक कर दिया है। विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। सीधे तौर पर आपको बता दें कि विकास की रफ्तार और साथ ही बढ़ती मांग को देखते हुए इस बार सर्किल रेट में भारी उछाल देखा जा रहा है। विशेष रूप से गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला और फरीदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में रजिस्ट्रेशनल और साथ ही कमर्शियल और कृषि भूमि की कीमतों में 75% तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यानी अब आमजन के लिए घर बनाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए आने वाला समय महंगा साबित हो सकता है। प्रशासन ने साल 2026 के लिए नए सर्कल रेट का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों की संपत्तियों पर 15% से लेकर लगभग 75% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्तावित वृद्धि का असर खास तौर पर पोस्ट सेक्टर्स, गुरुग्राम, ग्रेटर फरीदाबाद, तिगांव क्षेत्र और औद्योगिक इलाकों के आसपास स्थित गांव में देखने को मिलेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए सर्किल रेट जारी किया। वर्ष 2026-27 के नए सर्किल रेट का प्रस्ताव सार्वजनिक कर दिया है। विकास की रफ्तार और बढ़ती मांग को देखते हुए सर्किल रेट में भारी उछाल। गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला और फरीदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में 75% तक बढ़ेंगे कलेक्टर रेट। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कृषि भूमि की कीमतों में 75% तक की वृद्धि प्रस्तावित की। इन नई दरों को सभी जिलों की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं। नए ड्राफ्ट से साफ है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नहर पार के विकसित होते सेक्टर और बेहतर कनेक्टिविटी वाले इलाकों में जमीन के सरकारी दाम तेजी से बढ़े हैं। इसके चलते रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी और लोन से जुड़ी लागत भी बढ़ेगी, जिससे आम लोगों का बजट प्रभावित होगा। इस फैसले से जहां सरकार के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, तो वहीं आम आदमी के लिए घर बनाना या जमीन खरीदना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अब सवाल नंबर 1, हरियाणा में प्रॉपर्टी की कितने दाम बढ़े हैं? ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब वही सवाल नंबर 2, अब जमीन खरीदना कितना महंगा हो जाएगा? सवाल नंबर 3, आमजन के लिए जमीन खरीदना आखिर कितना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा? सवाल नंबर 4, क्या अब आमजन के लिए ये जमीन खरीदना उतना आसान होगा? क्योंकि एक बार फिर से अब ये रेट बढ़ाए गए हैं। जमीन खरीदना सीधे तौर पर अब महंगा हो जाएगा। 75% तक कलेक्टर रेट अब ये बढ़ाए गए हैं। तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये सभी सवाल पैनल में जुड़े हुए मेहमानों से पूछे जाएंगे। सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है। अब ये सवाल जो है जनता के भी जहन में आ रहा है, क्या अब हरियाणा में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा क्या? हालांकि ये कुछ जिलों के लिए है। बात गुरुग्राम की जाए, फरीदाबाद की जाए या हिसार की जाए या फिर पंचकुला की जाए, यहाँ पर सीधे तौर पर रेट बढ़ जाएंगे। अब तमाम सवाल जनता के जहन में भी आ रहे हैं कि आम जनता की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। मिडिल क्लास और आम जनता के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? ये तमाम सवाल एक एक करके हम तमाम मेहमानों से पूछेंगे। सभी सवाल जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने फ्लैश किए, जिन सवालों का जवाब इस चर्चा में लिया जाएगा। और ये सवाल पूछना भी बेहद अहम हो जाता है। विकास की रफ्तार और बढ़ती मांग को देखते हुए ये सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, ये कहा जा रहा है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता दीपक चौधरी जी जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है।
मैं चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी से करना चाहूंगी। राजकुमार जी, जिस तरीके से सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं, क्या अब इससे जमीन खरीदना हरियाणा में अब काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और सीधे तौर पर क्या आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ेगा? जी राजकुमार जी। जी नमस्कार आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार। जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और स्वागत, और दीपक भाई का भी यहाँ पे स्वागत है। देखिए, आपने कलेक्टरेट की बात की। मेरी आवाज आ रही है क्या जी? जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी, आपने कलेक्टरेट की बात की। कलेक्टरेट हर साल बढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से तीव्र गति से के अंदर जिस तरीके से विकास हुआ है और वह अभूतपूर्व है, पिछले 10 साल में वो ऊंचाइयों को छू रहा है। और जिस तरीके से पिछला बजट पेश किया माननीय हमारे नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, और 2,25,000 करोड़ रुपए का जो बजट था, उसमें जिस तरीके का विकास का खाका पेश किया गया है, उस विकास के खाके को देखते हुए जो आज एक्चुअल कलेक्टर रेट और एक्चुअल जो मार्केट रेट, उसमें बड़ा डिफरेंस हो गया। क्योंकि लोग जो है, जमीनों की कीमतें, जिनकी जमीनें पड़ी हैं, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और जब कीमतें मार्केट में जब ज्यादा बढ़ जाती हैं और कलेक्टर रेट कम होता है, तो हमेशा फिर जो रजिस्ट्री कराने वाला या खरीदार होता है, वो कच्चे में ट्रांजेक्शन करता है, और कच्चे की ट्रांजेक्शन से लेने वाले को और खरीदने वाले को और बेचने वाले को, दोनों को नुकसान होता है। और उनको जो है, ये ब्लैक मनी उनके पास इकट्ठा होती है, और ब्लैक मनी से सबको नुकसान है। देश को भी नुकसान है, प्रदेश को भी नुकसान है, खरीदने वालों को भी नुकसान है और बेचने वालों को नुकसान है। क्योंकि ये कच्चे की जो ट्रांजेक्शन है, टैक्स बचाने के चक्कर में लोग करते हैं, लेकिन उसको रखना, संभालना, जब 10-10 करोड़ रुपए के एकड़ हो गया है मार्केट में, अगर 10 करोड़ रुपए की 1 एकड़ जमीन कहीं बिकती है और अगर कलेक्टर रेट 2 करोड़ रुपए होता है, तो 8 करोड़ कच्चे का, क्योंकि वो स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में कम से कम लोग रजिस्ट्री कराते हैं, कम से कम अमाउंट की। उसके बाद क्या होता है, 8 करोड़ रुपए अगर वो डिफरेंस है, और 8 करोड़ रुपए अगर लेके जाने में, रखने में कितना बड़ा रिस्क है, लेने वाले के लिए भी उसकी जान जोखिम में रहती है। तो हमेशा सरकारें ये जनता के हित में फैसला करती है। आज जिस तरीके से रेट मैंने लिस्ट देखी है, क्योंकि लिस्ट जो है ना, इस तरीके की है कि ज्यादातर जगह 10% ही बढ़ा है, लेकिन कुछ जगह से है बहुत ज्यादा डिफरेंस था। और विकास होने, जिस तरह ये अपना जो उसमें बहुत ज्यादा रेट हो गए। ठीक है राजकुमार जी, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दीपक चौधरी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जिस तरीके से दीपक जी देखिए, जिस तरीके से कलेक्टर रेट ये बढ़ाए गए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? क्या यहाँ पर आम जनता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी? और आम जनता की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, क्या आम जनता और मिडिल क्लास के लिए क्या राहत भरा सरकार कर रही है? जी दीपक जी। सबसे पहले प्रिया शर्मा जी, आपको मेरी नमस्कार है, और आपके जितने भी GNCR दिल्ली के जितने भी दर्शक हैं, उनको मेरी राम राम। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों इंसान की बेसिक जरूरतें हैं, और इन तीनों में बीजेपी फेलियर है। ना तो वो ढंग से, जब से इनकी सरकार आई है 11 साल से, रोटी तो इन्होंने छीनी, महंगाई दर जो है, सकल उत्पाद की दर 35% से ऊपर हो गई। उसके साथ कपड़ा भी इन्होंने हमारे तन से उतार लेना है। अब आम जनता जो एक छोटा सा घरौंदा बनाना चाहती है, एक छोटा सा मकान बनाना चाहती है, उसकी अप्रोच से अगर ये सर्कल रेट बढ़ जाते हैं, जैसे कि संज्ञान में आ रहा है कि 1 अगस्त से, मैं चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको अप्रैल फूल की तरह अगर इसको निरस्त कर दें तो बड़ी खुशी होगी। वो एक बात बड़ी अच्छी मुझे हरियाणा के प्रवेश में अब गुनगुनाने का दिल कर रहा है कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। एक दिन हरियाणा का ऐसा हाल आ जाएगा कि हरियाणा को छोड़ छोड़ कर लोग चले जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में ऑलरेडी
इतनी मार है सर्कल रेट की। इन्होंने पिछली साल 32% रेट बढ़ाए, आज ये 75% के करीब रेट बढ़ाने जा रहे हैं। एनसीआर का आपके सामने गुड़गांव, फरीदाबाद और इसके बीच में मैं रोहतक का भी नाम लूंगा, जिसमें कम से कम 16 से 17 कॉलोनियों के रेट भी बढ़ रहे हैं और भुट्टा के रेट तो जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ ही रहे हैं। मेरे को बड़ा दुख होता है कि सरकार क्या कार्य करने जा रही है। अगर ये विकास के नाम पर एक नोटंकी बनाकर अगर सरकार चल रही है तो विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, आप सड़कों पर खड्डे हैं, 3-3 साल तक सड़कें ठीक नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटियां बिल्कुल जीरो हैं हरियाणा में। आज की डेट में इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कितने एम्स बना दिए हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है, मेरे को तो मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात, जो ये सड़कों का गुणगान करते हैं, ये कहते हैं कि हमने नेशनल हाईवे, बहुत बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाए, हरियाणा को पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हमने जोड़ दिया है। मेरे यहाँ एक NH44 जाता है, उसके खड्डे और उसके पुल आज तक, जब से ये सरकार बनी है तब तक आज तक पूरे नहीं हुए। वहां जाम की स्थितियां लगी रहती हैं, खड्डों में हजारों एक्सीडेंट होते हैं, मानव जीवन की वैल्यू बिल्कुल खत्म है। और बड़े दुख की बात है कि इस समय पूरा वर्ल्ड टेरर में चल रहा है कि वार जोन जो है, इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर कितनी बड़ी वार जोन चल रही है। आप देखिए, सिलेंडर के लिए महामारी है और सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं, उसके साथ आप देखिए पेट्रोल डीजल जो है, ये जो एक्साइज राजकुमार जी मैं आपके पास आप बोलिएगा, बड़े आराम से बोलिएगा। आप देव तुल्य जनता को मुझे लगता है स्वर्ग देना चाहते हैं, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आप जिसको आप देवतुल्य जनता बोल रहे हैं, हमारी हरियाणा की भोली भाली जनता, उसको आप, मेरे को लगता है, देवलोक में ही प्लाट दिलाएंगे। हरियाणा में तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी या कोई गरीब आदमी अपना कोई छोटा सा बड़ौदा बना लेगा। और जिन करोड़पति लोगों की बात कर रहे हैं आप, ये कॉर्पोरेट की 100% कॉर्पोरेट की सरकार है और पूंजीपतियों की सरकार है। इसका ध्यान किसी गरीब व्यक्ति की तरफ बिल्कुल नहीं है। और जो ये गरीब व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या कहते हैं, ये केवल मात्र विकास नहीं, विनाश की सरकार है। मेरे को एक बात बताइए। हाँ जी, ठीक है दीपक जी, ठीक है, जल्दी से अपनी बात को रखिए राजकुमार जी। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। मैं इन्होंने NH44 के ऊपर गड्ढों का जिक्र किया, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप मेरे साथ बैठिए, जहां से NH44 करनाल बाईपास से शुरू होता है और चंडीगढ़ तक चलते हैं, एक भी गड्ढा इस NH44 से सोनीपत से शुरू होता है ये। ठीक है दीपक जी, मैंने आपको आपका समय दिया, मैं आऊंगी आप तक। मैं सोनीपत से ही हूँ, मैं सोनीपत से ही हूँ। आप मतलब टीवी चैनल के ऊपर आप झूठ बोल लेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। आप ये बताइए, चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में एक गड्ढा भी NH44 के ऊपर हो तो बताइए। लेकिन सिवाय समय खराब करने के जनता का और आपके टीवी चैनल का, और कुछ नहीं करना। आप ये बताइए, ठीक है, नहीं, इनकी मंशा क्या है राजकुमार जी? ठीक है दीपक जी। राजकुमार जी हमारे साथ, रजत पंजेटा, इनकी मंशा क्या है, ये क्यों रेट बढ़ाना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या थी? कखलालिया जी भी जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। अब रजत जी, मैं आपके पास राजकुमार जी, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। आप इसको ये रेट आपने क्यों बढ़ाए हैं इतनी महंगाई में? मैं दे रहा हूँ, दीपक जी, और भी लोग चर्चा में जुड़े हुए हैं ना, मैं आपके पास आऊंगी, आप जब रखिएगा अपनी बात को। ठीक है रजत जी, देखिए आपने सरकार को बोलना था। ठीक है रजत जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है मार्केट रेट पहले से बढ़ा हुआ था, हमने कलेक्टर रेट बढ़ा दिया, तो क्या दिक्कत है? जी रजत जी। देखिए, जब बजट आया था, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, जब बजट आया था तब जनता को ये बहुत सी बातें बताई गई थी कि जनता को ये राहत देंगे, जनता के लिए ये करेंगे। मैंने तब भी कहा था कि जिस हिसाब से कर्ज बढ़ रहा है, ये सारी चीजें होनी स्वाभाविक है, ये जनता को देंगे नहीं, जनता से लेंगे। कंसेप्ट ये है कि सरकार जनता को कुछ देती नहीं है, सरकार जनता से जो टैक्स लेती है उससे ही सरकार अपना जो है भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, ये सारे काम करती है। कहीं मैं कोट पढ़ रहा था
जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि सरकार में भ्रष्टाचार है, तो नीचे लिखा हुआ था कि भ्रष्टाचार के लिए सरकार है। तो इसमें आप ये देखिए कि अक्टूबर 2024 में जब से चुनाव हुए हैं, ये इन्होंने तीसरी बार जो है ये जो चार्जेस बढ़ाने का काम किया है, ये कलेक्टर रेट बढ़ाने का काम किया है। दिसंबर 2024 में बढ़ाए थे, फिर अगस्त 2025 में बढ़ाए थे, और अब 1 अप्रैल को बढ़ा रहे हैं। उससे पहले भी 3 बार बढ़े थे इनके, और 75% तक अक्टूबर से लेकर अब तक 75% तक बढ़ चुके हैं। और उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ये बढ़ाए, इन्होंने कलेक्टर रेट के साथ साथ एडीसी चार्जेस भी बढ़ाए थे पीछे, फिर स्टैंप ड्यूटी बढ़ी थी उसके बिल्कुल, फिर बिजली के 200 यूनिट से ऊपर इन्होंने एक बारी 47 पैसे बढ़ाए थे, फिर फिक्स चार्जेस करके 3 बार इन्होंने बिजली के भी बढ़ाए। उसके बाद ये लगातार जो है जनता से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये अपना जो कर्ज है उसको पूरा करने के लिए, अपने घाटे को पूरा करने के लिए ये जो है इन चीजों को जस्टिफाई करते हैं विकास के नाम पर, जबकि विकास के नाम पर आपको सेंटर से खूब फंड मिलता है। सड़कों पर एनएचएआई का कोई, हरियाणा का कुछ नहीं है, वो अपना टोल वसूलते हैं, सेंटर से फंडिंग है उसकी। और ये बोल देना कि ये जस्टिफाई कर देना कि 10 करोड़ रुपए का कहीं पे एक किला है तुम किसानों के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एरिया वाइज होता है ये सारा का सारा। कहीं किसी पॉकेट के अंदर जरूरी नहीं है कि मेन रोड पे है तो उसका अलग रेट होगा, थोड़ा पीछे जाएंगे उसका एक अलग रेट होगा। और कई बारी जो एक्चुअल कीमत होती है, कहीं जमीन बिक नहीं रही, कहीं जमीन में कोई खराबी है, कहीं सच में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का भी रेट नहीं है, और उसके बाद उसी आपको ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं तहसील वाइज वेरी करता है ये। तो आप कई बार ये सच में दिक्कत आ जाती है कि सरकार कहती है हम तो अब आपसे, और आसान नहीं है 10 करोड़ का वाइट इन्होंने आराम से बोल दिया। हर जगह बिल्डर नहीं खरीद रहा, कई बारी जेन्युइन बायर भी होता है, खेती की जमीन भी लेनी है। जेन्युइन बायर मेरा कहने का मतलब है जिसको कमर्शियल यूज नहीं करना एग्रीकल्चर लैंड का, उसको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, किसी को कोई जमींदार कोई लेनी है कहीं, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि कोई इतना तो लोन भी नहीं हो पाता है, उसका सारा कुछ भी हिसाब किताब लगा के कोई 10 करोड़ का लोन कर देगा। तो अगर ये आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, ये चीज जस्टिफाइड नहीं है कहीं पे भी। मतलब आपको 3 बारी आप कह रहे हो हर साल पे, अभी तो इनके बहुत से प्रवक्ता जब मैंने पहले डिबेट किया मुकर ही जाते थे, मतलब कोई कहते थे नहीं ये तो चलो इन्होंने मान लिया कि हम हर साल बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपकी सरकार आई थी तो ये आपने 3 बार ही बढ़ा दी है। अब बिल्कुल बड़े कम मैंने आपको डेट वाइज बता दिया इसको, लेकिन ये कहीं पे रेलेवेंस इसकी जो है ये जब भी बढ़ते हैं ये इस चीज को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब आप इसको सोच रहे हैं कि हम ब्लैक और व्हाइट के लिए कर रहे हैं, आप अब 10% को अपना हित साधने के लिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आप 90% जनता को इसमें परेशान करेंगे। ये जबरदस्ती वाला टैक्स है। मार्केट के अंदर बहुत जगह स्लम्प भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर जगह मार्केट आप सोच रहे हो हर जगह सोनीपत आप में रहते हो तो मुझे पता है सोनीपत में रेटों में आग लगी होगी, मगर ऐसा स्वाभाविक हर जगह है ऐसा नहीं है। ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, और कई बारी ये रिवाइज करने ही पड़ते हैं सरकार को, क्योंकि एक्चुअल में जो जेन्युइन बायर होगा, मैं जेन्युइन बायर को फिर उसको कह रहा हूँ, जेन्युइन कमर्शियल भी हो सकता है, लेकिन इसको आप प्लीज इस तरीके से मत लीजिए। जिसको कमर्शियल लेना है, किसी को कॉलोनी का आर्ट नहीं है, कोई बिल्डर है, मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ इससे। जो आम जनता है, सारी की सारी जनता, ये नहीं है कि सारी की सारी जनता इसी काम के लिए ले रही है। मेरे को ये जस्टिफाइड नहीं लगता, मुझे ये अतिरिक्त बोझ लगता है जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास के ऊपर डाला जा रहा है। एक बिजनेसमैन अलग है, जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति है या किसान है, उसके लिए प्रबंध करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ संजय ककरालिया जी भी जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट है। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो समझना चाहूंगी, जिस तरीके से कलेक्टर रेट जो है 75% तक बढ़ा दिया गया है, क्या अब जिस तरीके से जो ये रेट बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा? जी सर, समझना चाहूंगे इस पूरे मामले को। पहले तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हर जगह 75% नहीं बढ़े हैं। जो सर्कल रेट इंक्रीज हुए हैं वो कहीं पर 5%, कहीं पर 10%, कहीं 15% और कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो ये जो मार्केट में रूमर है कि सर्कल रेट 75% तक बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है।
100 में से एक आधी जगह आप मानिए ये रेट ऐसे बढ़े हैं। और सर्कल रेट बढ़ने का रियल एस्टेट पर पॉजिटिव फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? देखिए, किसी भी शहर का इंफ्रा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू डेवलप होता है। आप अगर डेप्थ में जाके देखेंगे कि मान लीजिए 7% स्टैंप ड्यूटी आपको मिलती है, तो उसमें से 2% स्टैंप ड्यूटी वापस जनता के पास आ रही है, उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्पेशल मिल रही है, तो उससे आमदनी बढ़ रही है, उससे नए इंफ्रा, रोड्स, कनेक्टिविटी बढ़ते हैं। तो मेरे को लगता है कि स्टैंप ड्यूटी का बढ़ना अच्छा है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि इंफ्रा तभी डेवलप हो पाएगा जब तक सरकार के पास पैसा नहीं आएगा लोकल अथॉरिटी से, तब तक लोकल इंफ्रा अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा। आप अक्सर देखते हैं नेशनल हाईवे बहुत अच्छे बनते हैं, स्टेट हाईवे बहुत अच्छे बनते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसमें रिवेन्यू कम आ पाती है। तो इस तरीके से रिवेन्यू जब बढ़ेगी तो इंफ्रा अच्छा होगा और रियल एस्टेट अच्छा चलेगा। दूसरा इसका बड़ा फायदा क्या है? किसान के हित में है। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज में जाएंगे तो आप देखिएगा कि वहां पर सर्कल रेट का 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, और कोर्ट भी जो डिसीजन देते हैं वो इस बात पर डिसीजन देते हैं किसान के लिए कि सर्कल रेट वहां क्या है। अगर सर्कल रेट ज्यादा होगा इट मीन्स वहां वैल्यू ऑफ लैंड ज्यादा है। तो मेरे को लगता है किसान को भी जब एक्विजिशन होती है तो मुआवजा ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से किसान के हित में भी ये है। और रही बात आम आदमी के पॉकेट पर बोझ की, जो मैं सभी वक्ताओं से सुन रहा था, तो ऐसा नहीं है। सर्कल रेट जब बढ़ता है तो लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ती है, मार्केट में प्रॉपर्टी वैल्यू की असेसमेंट ज्यादा आती है, उससे जो यूजर है उसको होम लोन ज्यादा मिल पाता है, और जब ज्यादा होम लोन उसको मिलेगा तो वो अच्छी और बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो मेरे को लगता है सर्कल रेट अभी और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसान, यूजर और लोकल जो इंफ्रा डेवलप करने के लिए बॉडीज है उनका फायदा है। ठीक है संजय जी। दीपक जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं और अपनी बात को रखिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपक जी। पहले तो राम राम कहूंगा, और एक चीज मैं संजय जी मैं चालाकी तो नहीं कहूंगा, ये रियल स्टेट एक्सपर्ट है, तो ये रियल स्टेट की ही भाषा बोल रहे हैं, आम जनता की भाषा तो बोल नहीं रहे हैं। आम जनता की भाषा क्या है? आपने कहा जी कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15% बढ़े हैं। 20 से 30% एनसीआर के सर्कल रेट बढ़ते जा रहे हैं, और ये 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं। आज से रजिस्ट्रियां हरियाणा के अंदर रोक दी गई हैं, और तकरीबन 4 तारीख के बाद ये रजिस्ट्रियां खुलेंगी। और आप संजय जी एक आम जनता हैं, पहले आप जनमानस हैं, आपको वन साइड की बात नहीं करनी चाहिए। आप सरकार बताए, या तो सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार अदर सोर्सेज से इस पैसे को कलेक्ट करना चाहती है। किसानों के कितने पैसे आज तक जो सरकार ने जमीनें एक्वायर की थी, कितना पैसा दे चुकी है? क्या इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार दे सकेगी? और ये प्रलोभन की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। आपको मैं एक छोटा सा डाटा बता देता हूं। एनसीआर 20 से 30% है, और उसके बाद पंचकुला के अंदर 10 से 50% जो है रेट इंक्रीज होने जा रहे हैं। आप कहते हो सरकार ने सड़कें दे दी, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे यहाँ पर एक सड़क जो है पीछे ग्रीन बेल्ट की सड़क है, पिछले 3 साल से बन रही है, और 3 साल से कहो तो मैं जीएनसीआर को उसकी फोटो और वीडियो बना के भेज देता हूं। हमने कितनी बार इसका प्रोटेस्ट किया, उसके बाद भी आज ये सरकार आधी की आधी अधूरी पड़ी है। मेरे यहाँ तो सीएम सिटी था ये, मेरे यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर जी रहे, उसके बाद नायब सैनी जी भी यहाँ से मुख्यमंत्री बने, और मैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को मैं समझ गया। आप रियल स्टेट एक्सपर्ट है, तो आप रियल की भाषा ना बोले, आप रियलिस्टिक बात बताएं कि सरकार जनता के ऊपर इसका कितना बोझ पड़ेगा। आज मेरे पास मकान नहीं है, 10 से 15, 20, 25 हजार रुपए जो लोग कमाते हैं वो कैसे मकान बनाएंगे? उनका तो सपना ही रह जाएगा ना जी। और उस सपने को कैसे सरकार पूरा करेगी? सरकार तो ये कहती थी कि हमने अंतिम आदमी जो गरीब है, जो दबा कुचला है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको भी मकान देने हैं। कितने % लोगों को सरकार ने मकान दे दिए? मैं हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के जो हमारे भाई हैं, इनसे मैं जानना चाहता हूं कि आप इस समय पिछले 11 साल से हरियाणा में कर क्या रहे हैं? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर आपको अपनी वाहवाही लूटने का शौक है तो आप लूटते रहिए। ठीक है,
ठीक है दीपक जी, ठीक है। राजकुमार जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं, क्या ये राजस्व के लिए बढ़ाए गए हैं? और साथ ही आपने काला बाजारी का भी जिक्र किया था, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, क्या इससे काला बाजारी खत्म होगी या फिर बढ़ेगी? और साथ ही जो विपक्ष बोल रहा है कि इस पूरे मामले पर उनको स्पष्टीकरण चाहिए, इसमें जी आप रखिए अपनी बात को। जो इसमें जो मैं सबसे पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं, इन्होंने अपना चश्मा ठीक करना चाहिए। अगर इनको विकास नहीं दिख रहा है तो इनको विकास भाई हमने तो चश्मा लगाया ही नहीं है गुरुजी। गरिमा बनाए रखते हैं। एक मिनट हमने चश्मा नहीं लगाया, हमारी आंखें बिल्कुल साफ है बड़े भाई जी। पर्सनल नहीं जाएंगे। सुनिए, नहीं मैं एक पॉलिटिकल बात है ये, आपको उस नजर से देखना चाहिए कि आप करनाल में रहते हैं और करनाल का एक नया बाईपास निकाल रहे हैं NH-44 पे, और वो कितनी तेज गति से बना है, कितनी अच्छी प्लानिंग बनी है, तो आप उस प्लानिंग को नहीं देखना चाहते? कितनी तेज गति से बना है सर, 5 साल हो गए हैं। अच्छे से देख रहे, एक चीज रखिए। उसके बाद आपने कहा कि काला धन की जो बात है, लोग ब्लैक मनी का प्रवाह जो है, अगर हम इस टाइम पे देखिए, जब ये रेट बढ़ते हैं कलेक्टर रेट से जमीन की कीमतें नहीं बढ़ती है। जमीन की राजकुमार जी, आपके ऑडियो में दिक्कत हो रहा है, मैं आपके पास आऊंगी और हमारी टीम जो है ऑडियो को ठीक कर रही है, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? दीपक जी, अब अपनी बात को रखिए अभी फिलहाल। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनता का मतलब क्या है? जनता का मतलब होता है जनता की सेवा करना, और सरकार का मतलब होता है जनता के अंतिम छोर तक पहुंचना। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बेरोजगारी दर 35.7% है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे नजत पंडित जी, मैं इनकी बात से एक बात से बड़ा सहमत हूं, अच्छे गुणवान व्यक्ति हैं, कि 40% तो हरियाणा सूखा पड़ा हुआ है, वहां क्या करोड़ों रुपए की जमीन बिकती है क्या किसान की? इनसे पूछे जरा, एक सोनीपत, करनाल और या आप आगे अंबाला देखकर अगर आप ये कहते हैं कि जो रोड पे जमीनें हैं उनके रेट बहुत करोड़ों रुपए में चले गए, तो एक बार हांसी की तरफ निगाह मार लें, एक बार इधर रोहतक से जो गांव है उनकी तरफ निगाह मार लें, और वहां आप दक्षिण हरियाणा की तरफ निगाह मार दीजिए, वहां पर 40% पानी नहीं है जमीन में। और क्या किसान जमीन बेचकर जो है वो क्या करेगा? वो फिर धरती पुत्र का नाम भी अपना बदल देगा क्या? उसको भी आप पूंजीपति बनाना चाहते हैं या ब्यूरोक्रेट्स बनाना चाहते हैं, या आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, आप बताएं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर समय कॉर्पोरेट को फायदा उठाते हैं, और ये जिस काले धन की बात करते हैं, कहां है नीरव मोदी, कहां है मेहुल चौकसी, ये लोग कहां है? मेरे सामने तो लाए। और काले धन को लेकर ये सरकार आई थी, इसने मॉनिटोरियम के अंदर कौन सा काला धन हमारे लिए ला दिया? ठीक है दीपक जी, मुद्दे पर बने रहते हैं। राजकुमार जी, आप ये देखिए, इससे तो कॉर्पोरेट को बल्कि नुकसान होता है। कॉर्पोरेट को कलेक्टर रेट बढ़ने से नुकसान होता है, क्योंकि जब भी वो जमीन चाहे एक्वायर करनी हो या ओपन मार्केट से लेनी हो, तो किसान को फायदा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी रेट जो उसको प्रॉपर मिलता है, और रेट मिलने के साथ साथ उसको पक्के में मिलता है, क्योंकि उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा जाता है। तो कच्चे के पैसे को किसान को संभालने में भी दिक्कत होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां जहां जो रेट होते हैं, एक्चुअल मार्केट रेट होते हैं, उससे 10-20% से ज्यादा डिफरेंस कलेक्टर रेट का होना नहीं चाहिए। मैं गारंटी कह रहा हूं कि ये जो आज जो कलेक्टर रेट बढ़ने की बात जो हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज अगर मानेंगे पूरे हरियाणा में, वो 7-8-10% है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि गुड़गांव में कुछ ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा प्राइस अप हुआ है, और सोनीपत में, पंचकुला में, क्योंकि वहां डिफरेंस ही ज्यादा हो गया था। और आपको जैसे पंजेटा जी ने एक सवाल उठाया कि रोड की जमीनों का रेट ऐसा हो गया होगा, तो पीछे की, ये जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, किसी आपने जब यहाँ पे किसी अपने जो तहसील होती है उसके डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ेंगे, प्रपोजल को पढ़ेंगे, तो फ्रंट की जमीनों का अलग रेट होता है, अंदर की जमीनों का कलेक्टर रेट अलग होता है। ये डिफरेंस होता ही होता है। तो इसमें कोई कहीं पे भी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कहा कि आज आप जो है अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। कहीं अगर प्रपोजल में गलती होगी तो आम जनता को वहां उस पे हम ऑब्जेक्शन को भी सुनेंगे, और सुनने के बाद इंप्लीमेंट होंगे। तो आप, अगर आपको पंजेटा जी लगता है या कांग्रेस के प्रवक्तों को लगता है, तो आप ऑनलाइन उसमें ऑब्जेक्शन रेज करिए।
सिस्टम है और उसको जो है आपसी सुनवाई होगी। लेकिन आप जनहित में सिर्फ ये काम करेंगे कि टीवी पे बैठ के पॉलिसीज को सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, ना कि आपको पॉलिसी पे ढंग से देखना है। आपने क्योंकि वेबसाइट भी नहीं देखी होगी, आपने वो भी नहीं देखा होगा। तो मेरा कहना ये है, आप उसको पॉजिटिव हमारे को ऑब्जेक्शन दीजिए, अगर कहीं होगा तो हम उसमें करवाने की कोशिश भी पूरी होगी, लेकिन जनता के हित में हो। मैं कह रहा हूं आज भी जहां पर भी रेट बढ़े होंगे वहां वो अभी भी उससे ज्यादा होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ वजह है कि ब्लैक मनी का प्रवाह कम होना चाहिए और उनको होम लोन लेने में और चीजें लेने में, क्योंकि कीमत तो हो गई, मान लीजिए किसी फ्लैट की 5 करोड़ रुपए और उसका कलेक्टर रेट के हिसाब से बहुत कम है, तो उसका जो वैल्यूएशन बैंक करता है तो वो कम करता है, फिर उसको पूरा लोन नहीं मिल पाता। तो मेरा कहने का ये है कि लोन फैसिलिटी भी सारा बैंकिंग सिस्टम इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल कीमत के साथ कलेक्टर रेट कितना है। तो किसानों को इससे फायदा होता है, लोन लेने वालों को भी ज्यादा लोन मिलता है बैंक से, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑन रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा पैसे की हो जाती है। तो इसलिए इसमें आम आदमी का कतई नुकसान नहीं। ठीक है रजत जी, देखिए आपने सुना जिस तरीके से कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, ब्लैक मनी कम हो गई, किसानों को फायदा होगा, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, पहली बात तो मैं दोनों ही, चाहे ये रियल एस्टेट से बैठे हैं संजय जी, चाहे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही है, अगर ये जो आप कलेक्टर रेट ही सिर्फ डिसाइड करता है कि आपको कितना जो है वो लोन मिलेगा, लोन आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। और अगर एक बिल्डिंग कहीं पे बनी हुई है, मैंने अभी एक फ्लैट, कहीं मैं नाम नहीं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ सोसाइटी का, मैंने अभी कराया, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सारे के सारे मैं अभी इस प्रोसीजर से गो थ्रू किया है। वो सिर्फ उस जगह पे जो बिल्डर ने कोटेशन दी है, जो भी उनका वो है, कितना परसेंट जाएगा, कितनी डाउन पेमेंट होगी, कि उस हिसाब से जो रीपेमेंट शेड्यूल बनता है, उसके अंदर आपका कलेक्टर रेट नहीं, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखी जाती है, आपकी इनकम देखी जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी 2 करोड़ की है और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 10 करोड़ वहां से हो गया, कलेक्टर रेट हो गया, तो आपको 10 करोड़ के कलेक्टर रेट के हिसाब से आपको कोई सर्कल रेट के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा दे देगा या कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब ये आईपीआर पे ये भ्रमित करने वाली बात है। मल्टीपल फैक्टर होते हैं, मल्टीपल फैक्टर होते हैं, मल्टीपल फैक्टर। एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा। मैं मल्टीपल फैक्टर पे भी आता हूँ। मल्टीपल फैक्टर है, अपनी कोई किसी बात को जस्टिफाई करना है और उसको ये बोल देना पॉलिसी के नाम पे। आप मानिए ना मानिए, अभी ये जो रियल एस्टेट एजेंट बोल रहे हैं कि 75% नहीं बढ़ा, फिर बाद में बोलते हैं अपनी बात को करेक्ट करने के लिए 1-2 जगह शायद बढ़ गया होगा। पिछली बारी 10% से 133%, 10% से 133% तक बढ़े थे। मुझे भी जानकारी है कि आगे का सर्कल रेट और पीछे का क्लस्टर के अंदर कितना होगा, किस पॉकेट में कितना होगा, इन चीजों की सारी जानकारी है। लेकिन इसके अंदर आपने एक चीज थोप दी, आपको कई बारी इसको व्यवहारिक ये कितना है ये डिपेंड करता है। आप एक प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के लिए और प्रॉपर्टीज को इसके अंदर वो नहीं कर सकते ना आप ये जगह जगह डिफर करता है कि किस एरिया के अंदर किस तरीके का वो होगा। मुझे ये व्यवहारिक नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आपने 1 साल भी नहीं आपने वेट करी, 7 महीने के अंदर अंदर आपने इसको बढ़ाने का काम किया। पिछली बार भी आपने 1 साल भी पूरा नहीं लगाया था, तब भी आपने 10% से 133% तक अपने रेट बढ़ाए थे। आप ये मानिए ना मानिए, अगर आप अभी भी बजट उठा के देखेंगे तो सरकार का मैक्सिमम रेवेन्यू इन जगहों से आता है। ये अपने कर्ज को जस्टिफाई करने के लिए जनता के ऊपर और कर्ज का बोझ डाल रहे हैं, जनता की जेब और काटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, आपको किसान के ब्लैक और व्हाइट की बहुत ज्यादा चिंता होगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे क्या है क्या नहीं, ये छोड़िए आप। हर जगह ये चीजें व्यवहारिक नहीं होती, हर जगह ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं ऐसी होती। ज्यादा से ज्यादा मेरे मुंह से कुछ यहाँ टेलीविजन में लग जाएगा, निकल जाएगा, ब्लैक और व्हाइट कहाँ किसका कहाँ लेन देन, किसके साथ कहाँ, किस बिल्डर के साथ कहाँ हो रहा है। मैं उस जगह जाना नहीं चाहता कि हर छोटे छोटे शहरों कस्बों में किसकी कॉलोनियां कट रही हैं, कहाँ पर किसका क्या एडजस्ट हो रहा है। अभी तो ये जो 2 घोटाले हुए हैं बहुत बड़े, बिल्कुल ओपन है, तो हम सुनने के लिए बिल्कुल ओपन है। आप किसी का भी नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अभी तो ये जो दो बहुत बड़े पूरे रजत जी, माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। फिलहाल जो एक जानकारी सामने आ रही है, हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ने पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। कलेक्टर रेट बढ़ने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर निशाना साधा है और पहले ही लोगों को प्लॉट नहीं मिल रहे, कलेक्टर रेट बढ़ने से अब और नहीं मिलेंगे। हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि पहले ही लोगों को प्लॉट नहीं मिल रहे हैं और अब फिर से नहीं मिलेंगे। पहले ही गरीब आदमी को प्लॉट नहीं मिलते और नहीं मिलेंगे। पहले जो ये इसने क्या बना रखा, हुड्डा कुछ बना दिया HSVP, हरियाणा विकास, हाँ, उसमें ऑक्शन से प्लॉट दे रहे हैं। जब ये बना था, हुड्डा का हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बना था और इस वास्ते बना था कि मध्यवर्गीय लोग और गरीब आदमी को प्लॉट उचित रेट पे मिल जाए ताकि मकान बनाए। ऑक्शन से तो प्रॉपर्टी डीलर ऑक्शन लेते हैं, यही काम ये कर रहे हैं कलेक्टर रेट बढ़ के, और उसके लिए मुसीबत पैदा कर दी आम आदमी के लिए। आपने सुना, साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और साफ तौर पर जमीन को लेकर कहते हुए नजर आए कि पहले भी जो है जनता को जमीन खरीदना हरियाणा में महंगा होता हुआ नजर आ रहा था। अब एक बार फिर से कलेक्टर रेट बढ़ा दिए जिससे और भी मुश्किल हो जाएगी। साफ तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए, जिस तरीके से 75% तक ये कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया और वो हमने आपको सुनाया। सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और सरकार को घेरते हुए नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहते नजर आए कि पहले ही लोगों को प्लॉट नहीं मिल रहे, कलेक्टर रेट बढ़ने से आप और नहीं मिलेंगे, साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया। फिलहाल अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। नितिन, देखिए, जिस तरीके से कलेक्टर रेट की बात की जाए तो 75% तक बढ़ाए गए हैं, वहीं सरकार की बात की जाए तो सरकार का कहना है कि इससे कालाबाजारी रुकेगी और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, किसानों को फायदा होगा। वहीं विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जनता की जेब पर असर पड़ेगा। जी नितिन, मैं आपसे इस पूरे मामले को समझना चाहूंगी। जी देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधा सीधा कहा है कि इससे दिक्कतें आएंगी। कलेक्टर रेट अगर बढ़ेगा तो जिसकी जमीन एक्वायर होगी उसको तो जरूर फायदा होगा, चाहे वो किसान हो या कोई और शख्स हो, उसको क्योंकि बढ़े हुए रेट पर जमीन बिकेगी। लेकिन जो खरीदेगा उसको जरूर इसका घाटा रहेगा क्योंकि खरीदार फिर उसकी जेब ढीली होगी। तो ये तर्क दिया जा रहा है कि जो उद्योगपति है या प्लॉट काटने वाली चीजें हैं, जैसे HSIIDC प्लॉट बनाती हैं, LMG HMG वो हैं, तो वो अगर कलेक्टर रेट बढ़ेगा तो उसको, क्योंकि कोई भी बिल्डर है या कोई उद्योगपति है, वो अगर बढ़े हुए रेट पर खरीदेगा तो फिर आगे भी बढ़े हुए रेट पर बिकेगा, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे पास ऑन हो जाएगा। तो ये तर्क दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है बढ़ाए जा रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, विपक्ष ने भी यही कहा, हालांकि सत्ता पक्ष इसे जरूर डिफेंड कर रहा है कि ये तो किसानों के लिए फायदा है, जिनकी जमीनें उनके लिए फायदा है। अपने अपने तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके दोनों ही चीजें कह सकते हैं। फायदा उन लोग के लिए है जिन्होंने जमीन बेचनी है, जिनकी जमीन एक्वायर होनी है, उसमें किसान भी आते हैं, गाँव वाले भी आते हैं, पंचायतें भी हैं और शहर के भी हैं, शहरवासी जिनकी जमीन उनको फायदा है। लेकिन जिन्होंने आगे खरीदना है उनको ही जेब जरूर पर उसके ऊपर भार पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष ने किस तरीके का विरोध जताना है उसके ऊपर कुछ साफ नहीं किया गया है। किसानों को लेकर तो कह दिया कि वो किसानों के बीच जाएंगे, बैठ के करेंगे, तमाम मुद्दे उठाएंगे, LPG का भी उठाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष भी, क्योंकि हालांकि लगता नहीं इतना ज्यादा खींचने वाले, लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों ही देखे जा रहे हैं। ठीक है नितिन, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके साथ चर्चा में एक बार फिर से लौटेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान तो सुना, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले ही लोगों को प्लॉट नहीं मिल रहे, अब कलेक्टर रेट बढ़ा दिया गया, अब और लोगों को प्लॉट नहीं मिलेंगे। जी राजकुमार जी। ये बिल्कुल कोई ऐसा तर्क नहीं था उनका, इससे प्लॉट मिलने में और उसमें कोई दिक्कत होती है। लेकिन मैं एक बात और उन्होंने कही कि भाई HSVP के जो प्लॉट अलॉटमेंट का जो सिस्टम है वो ओपन कर दिया है, ऑक्शन करते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये
बंदरबाट जिस तरीके से अपने अपने लोगों को करोड़ों रुपए के प्लॉट जो है मिनिमम रेट में दे करके ओवरनाइट उनको धनवान बना देते थे, करोड़पति बना देते थे, उस मैकेनिज्म से तो अच्छा आज हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर एक भी कोई प्लॉट भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने जो है लेकर के जो इस तरीके से किया हो, इन्होंने तो बंदरबाट मचा रखी थी। तो इसमें कौन सी दिक्कत है? बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है कि जिसने भी प्लॉट खरीदना है ओपन मार्केट में खरीदे, क्योंकि ये एचएसवीपी क्या है, एचएसवीपी तो ऑर्गेनाइज करती है। जब वो प्लॉट अपने ओपन मार्केट में बेचेगी वो पैसा हरियाणा के विकास के लिए तो काम आएगा, उसमें दिक्कत क्या? बैकडोर से सस्ते प्लॉट देने का अपने चहेतों को देने से तो अच्छा ही है कि जो है ना ओपन मार्केट में आज बिके, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस तरीके के जो है ना डिपेंड करते हैं, और कहीं कोई महंगाई इससे होने वाली नहीं है, क्योंकि जो महंगाई होनी थी वो पहले ही प्लॉटों की मार्केट रेट तय करता है, ओपन मार्केट तय करती है प्लॉटों का रेट, वो बढ़ गए थे इसीलिए कलेक्टर रेट बढ़े। मैं बार बार इस बात को कोट कर रहा हूं कि कलेक्टर रेट बढ़ाने से प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ता है, बल्कि कलेक्टर रेट इसलिए बढ़ते हैं जबकि प्रॉपर्टी रेट बढ़ जाते हैं, उसको मैच करने के लिए, ताकि बैकडोर से लोग कच्चे में पेमेंट ना करें, ब्लैक मनी जनरेट ना हो और किसानों को ब्लैक मनी में पैसा ना दिया जाए। नहीं तो किसानों के साथ हादसे होते हैं, वो ज्यादा मनी जो है ब्लैक मनी घरों में रखते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी होती है, उनके साथ डकैती होती है, चोरी होती है, जो है रास्ते में रिस्क बढ़ता है उनका। तो हम ये व्यवस्था चाहते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो वो फेयर हो, उनके बैंकों के थ्रू हो, और प्लॉट लेने वाला को भी जब वो प्लॉट लेता है तो उसकी एसेट की वैल्यूएशन जो है वो बैंक अच्छे से करता है, उसको लोन की सुविधा। आज ये तो मानिए कि कोई भी घर वाला ऐसा नहीं है कि जो पूरी की पूरी सेविंग दे करके एक मकान बनाता हो, उसको कहीं ना कहीं वो लोन लेता है, क्योंकि सिस्टम रिटर्न भरने का और उस तरीके का रिबेट का है ही है, तो उसका फायदा उठाने के लिए लोन लेते हैं। जब लोन उसको तरीके से उसकी सैलरी के हिसाब से मिलने में उसको आसानी होती है, और लोन की जो ज्यादा लोन मिलता है तो बैंकिंग सुविधा को में भी उसको फायदा है। इससे कहीं पर भी रेट नहीं बढ़ना है इस कलेक्टर रेट के बढ़ने से, इससे बल्कि वो गैप खत्म हुआ है जो कि मार्केट में पहले से ही बढ़ गया था। तो इसलिए इसमें कोई भ्रम जो विपक्ष फैला रहा है कि इससे गरीबों को नुकसान है, इसको गरीबों से उसमें उसका कोई गरीबी से और उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिसने भी प्लॉट बुक कर रखे हैं या लेने हैं, वो उनको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू अपना जो है सरकार में ईमानदारी से देना पड़ेगा, ये बात है। क्योंकि यहाँ इससे बहुत सारी बेईमानी होती थी, उस बेईमानी से बचने के लिए अच्छा है लोग जो है सीधी धारा में आए और लोग जो है ट्रांसपेरेंसी अपनी ट्रांजैक्शंस में रखें। ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। मैं तो ये जी ठीक है राजकुमार जी, अब मैं संजय ककरालिया जी से जानना चाहूंगी। सर ये बताइए, जिस तरीके से कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है वो इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट हाई है, तो जो ये रेट बढ़ाए गए हैं क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बढ़ाए गए हैं? अब इसको जो है हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है इसके बढ़ाने से प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ते हैं। 75% तक जो बढ़ाया गया, और आपने थोड़ी देर पहले क्लियर किया जिस तरीके से हर जगह पर इतने रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, पर जो मैक्सिमम है वो 75 है। उसको देखते हुए मैंने सवाल किया है, इसको लेकर एक बार समझाइए कि जनता तक जो है सही मैसेज जाए, जनता में इसको लेकर भ्रम ना रहे। जी संजय जी। देखो, जनता के लिए सही मैसेज ये है कि जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन बुक्स में होगी, मैं बुक्स की ट्रांजैक्शन से जब बात करता हूं तो वो पैसा वो जो अकाउंट के थ्रू आता है, उतनी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आएगी। जो प्रॉपर्टी बाजार जो बदनाम होता है कैश के कारण, वो बदनामी खत्म होगी। जितनी ज्यादा बुक्स अच्छी होंगी उतनी अच्छी साफ सुथरी ट्रांजैक्शन होगी। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी पीछे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट ने की है, जो रजिस्ट्रियां तहसील ऑनलाइन की गई है, वो क्या है, घर बैठे आप रजिस्ट्री कराएं, वो तभी हो पाएंगे जब आपकी बुक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। वो साफ सुथरी ट्रांजैक्शन तभी पॉसिबल है। मैं इसमें एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे अभी डिस्कशन में ये बात भी आई किसानों को लेकर। किसानों को जब सर्कल रेट कम होता है तो अक्सर बिल्डर कैश का पैसा देके वो जमीनें खरीद लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस इनकम टैक्स में हुए हैं जिसमें किसानों ने जो पैसा मिला कैश में वो अपने अकाउंट्स में जमा करा लिया। आप बिलीव करेंगे कि उनको बड़े बड़े नोटिस 4-4, 5-5, 7-7 साल बाद आए, और उन बेचारों के ऊपर 200, 300 टाइम्स तक पेनल्टी। चीजें हैं, इनसे बचाव हो, उसके लिए मेरे को लगता है बुक्स में और जितनी ज्यादा सर्कल रेट बढ़ेगी उतना किसान को भी फायदा होगा, इंफ्रा भी अच्छा डेवलप होगा, और नीट एंड क्लीन
जो ट्रांजेक्शन होगी वो तभी पॉसिबल है जब बुक्स ज्यादा बने। और देखिए, जब बुक्स ज्यादा बनती हैं तो आप ये तय मानिए कि देश को टैक्स भी ज्यादा मिलता है। आज जब बुक्स बढ़ रही हैं तो आज हर व्यापारी, हर आदमी चाह रहा है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा ITR भरी जाए, मैं देश को ज्यादा से ज्यादा टैक्स दूं। और जब ज्यादा टैक्स आएगा तो अगेन फिर बात वही आती है कि मजबूत इंफ्रा डेवलप होता है, मजबूत डिफेंस डेवलप होता है, उससे देश की तरक्की है। जब बात आती है विकसित भारत बनाने की, तो विकसित भारत बनाने के लिए पैसा आएगा कहां से? पैसा तो ऐसे ही आना है कि लोग अपनी ITRs बढ़ाएं। ठीक है संजय जी, एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी और वर्ड टू वर्ड क्लियर कीजिएगा। अभी कलेक्टर रेट बढ़े हैं, जितने जमीन के दाम थे क्या वो बिल्कुल उतने रहेंगे? एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं होगी? बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दीजिएगा जी। नहीं, बिल्कुल बढ़ोतरी होगी, क्यों नहीं होगी? जमीन के दाम तो और ज्यादा बढ़ेंगे। अभी दाम बढ़ेंगे ना, बढ़ोतरी होगी ना? जैसे जैसे बिल्कुल जमीन के दाम डेफिनेटली बढ़ेंगे। आप ये मान के चलिए, आप देखिएगा इससे जो आप आगे फायदा मिलेगा, ज्यादा बुक्स में अगर जमीनें होंगी तो बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, और वो इसलिए आएंगी क्योंकि उनके पास पैसा ही बुक्स में होता है। MNCs कंपनी के पास सारा पैसा चेक में होता है और उनको खर्चने के लिए उनको सर्कल रेट ज्यादा ही चाहिए। और मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं आपको कि हो सकता है कुछ समय बाद जो स्टैंप ड्यूटी आज 5, 6 और 7% है, अगर सर्कल रेट ऐसे ही बढ़ाते रहे गवर्नमेंट, तो मेरे को लगता है बहुत ही जल्दी आपको ये भी मिलेगा कि स्लैब डाउन हो जाएंगे, मे बी ये 3, 4 और 5% हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी तो वो नेचुरली गवर्नमेंट आपको पास ऑन कर देगी। जैसे कि इनकम टैक्स के स्लैब में पिछले सालों में हुआ कि स्लैब जब इनकम टैक्स आने लगा तो गवर्नमेंट ने स्लैब रिड्यूस किए, इनकम टैक्स के स्लैब, इनकम स्लैब बढ़ा दिया। पीछे 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं हुआ। एक टाइम था जब 3 लाख पे टैक्स लगता था। तो इस तरीके की चीजें अमेंडमेंट तभी हो पाएंगी जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है दीपक जी, अब अपनी बात को रखिए, बहुत देर से कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नितिन जी की एक बात से शुरू करूंगा अपनी बात को जी। नितिन जी ने कहा कि अच्छे और बुरे प्रभाव ये दोनों इसमें देखने को मिलेंगे, तो मुझे तो इसके अंदर कोई अच्छा प्रभाव तो देखने को नहीं मिल रहा। और मैं बीइंग एक नागरिक होने के नाते हरियाणा का ये बात बोल रहा हूं। और एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही इनकी कि वही बात जो हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कही कि लोगों के पास पहले मकान नहीं है और आज आप उनके ऊपर फिर बोझ डाल रहे हो। और ये बार बार ये जो कहते हैं काला धन काला धन काला धन, अरे भाई कौन सा काला धन आपने ये जो सर्कल रेट बढ़ाकर आप इकट्ठे कर दोगे? आपने 2024-25 के अंदर 32% रेट बढ़ाए, आज आप फिर 75% तक रेट बढ़ाने जा रहे हो। आप आम जनमानस को देने क्या जा रहे हो? आप आम जनमानस की सोचते कितनी हो? मेरे को तो आपकी सोच पे भी बड़ी मतलब क्या कहूं, इतना मतलब वो सोच रहा हमारी तो सोच भी आपसे वो होने लग गई है कि भाई आप इस समय के काल में जो सबसे क्रूशियल कॉल विश्व में चल रहा है, इसमें हरियाणा के सीएम को और हमारे मुख्यमंत्री को ये सर्कल रेट बढ़ाने की क्या सोची? क्या मतलब इसका क्या मतलब समझू मैं? प्रिया जी आप मुझे बताइए, आप खुद एक अच्छी पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कि इस समय इतना बड़ा युद्ध चल रहा है ईरान के अंदर, और देखिए कितना करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। लोगों के घरों में सिलेंडर की लाइनें लगी पड़ी है, लोगों के पास पेट्रोल आगे आने की बड़ी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों के बारे में तो आप सोच नहीं रहे। आप कहते हो जी ये किसान का धन चोरी हो जाएगा, वो कैश पेमेंट लेके जाएगा। तो अरे इस समय तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हरियाणा बना हुआ है, ये तो आज आप बढ़ा रहे हो। आप देखिए कितनी फिरौतियां मांगी जा रही हैं हरियाणा से। मेरे नजदीक में पानीपत है, डेली एक कॉल 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए की फिरौतियां। आप लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल नहीं कर रहे, आप आम जनमानस के ऊपर जो है ये बोझ डालने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप ऐसा करोगे तो जनता आने वाले समय में, मैं आपको आज एक गारंटी से आपके चैनल पे कह देता हूं, जिस दिन ये बीजेपी चली जाएगी उसके बाद 70 साल क्या 100 साल तक हरियाणा के अंदर बीजेपी नहीं, पूरे देश में बीजेपी का शासन नहीं रहेगा। क्योंकि तानाशाही करना, कभी आप नोटबंदी की लाइन में लगा रहे हो,
कभी आप कोरोना की लाइन में लगा रहे हो, कभी आप यूरिया की लाइन में लगा रहे हो, अब आपने सिलेंडर की लाइन लगा दी है। आप लाइन लगाने के अलावा कर क्या रहे हो? अभी आप सर्कल रेट के ऊपर इतना बुरा हाल कर रहे हो, आप देखिएगा जनता त्रस्त होकर आपको गालियां निकालेगी। और आप कहते हो कि ये ब्लैक मनी रोक रहे हो आप। अरे ये तो आप ही के कुछ ना कुछ चाहते लोग हैं जिनके कारण ये आपको सर्कल रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। मेरे को एक बात का जवाब दे दें मेरे भाई, मेरे राजकुमार कटारिया जी, आप मुझे एक बात बताइए कि सर्कल रेट बढ़ाने से कौन सी ब्लैक मनी रुक जाएगी? मेरे को आज तक समझ नहीं आई। और अगर आप इस बात का स्पष्टीकरण देते हो, सरकार एक चस्पा लगा दे हर जगह जाके कि भाई हम ब्लैक मनी रोक देंगे, हम सरकार को खुद सलूट करने के लिए आएंगे। ब्लैक मनी और वो भी प्रॉपर्टी में आप रोक दोगे। नेक्सस चल रहा है, नेक्सस यहाँ पे हरियाणा के अंदर नेक्सस जिसको बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी का भू माफिया। मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, अगर मैं आपको कहूं कि जो बीजेपी के पुराने नेता थे जिनके पास केवल मात्र 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, आज वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लिए बैठे हैं। वो कहां से आई है ये बताएं। ठीक है दीपक जी, ठीक है। राजकुमार जी अब रखिए आप अपनी बात को। एक मिनट, मैं जो है ना, इन्होंने तो एक भी बात कोई मुद्दे की नहीं, लेकिन इनसे पहले जो हमारे जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने एक बात तो मुद्दे की बात सारी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट इससे बढ़ेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी राजकुमार जी रखिए आप अपनी बात को। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के रेट, कलेक्टर रेट बढ़ने से। हेलो जी राजकुमार जी रखिए अपनी बात। कोई बीच में जो इन्होंने ये कहा कि रजत जी रजत जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? रजत जी एक या तो इनको बुलवा दीजिए अगर इनको बहुत ज्यादा जल्दी है तो। रखिए आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। इन्होंने ये कहा, जो एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने ये कहा कि प्रॉपर्टी के रेट इसमें बढ़ भी सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर हम मार्केट कीमत, जो एक्चुअल कीमत है आज ओपन मार्केट में, और कलेक्टर रेट का गैप अगर कम कर दे, तो जो ये थोड़ा पैसा लेकर के प्रॉपर्टी डीलर बने घूमते हैं और लोग लग्जरी गाड़ियों में बने घूमते हैं प्रॉपर्टी डीलर, उनके ऊपर लगाम लगेगी, ताकि इस काम को जो जिसके पास पक्के के पैसे होंगे वो ढंग से कर पाएगा। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। जब गैप खत्म होगा तो पक्के के पैसे जिसके पास होंगे वही प्रॉपर्टी का परचेज करने के लिए, तो इससे मोटिवेशन होता है कि भाई आप जो है ब्लैक मनी जनरेट ना होगी और उससे लोग रिटर्न भी ज्यादा भरेंगे। और जो ये जिस तरीके के एलिमेंट जो ओवरनाइट खड़े हो जाते हैं हर जगह शहरों में, प्रॉपर्टी डीलर बने घूमते हैं, उनके ऊपर लगाम होगा। क्योंकि वो थोड़े से पैसे से जो है ना, वो कच्चे की कीमत उनकी कम की होती है, ओवरनाइट जो है ना वो गैप को कर करके और जो है धीरे धीरे इतना ब्लैक मनी खड़ा कर लेते हैं, उस पर लगाम लगेगी। मैं समझता हूं कि हमेशा सरकार किसी की भी हो, किसी और की भी आए, जब भी हमेशा कलेक्टर रेट और एक्चुअल कीमत के अंदर का गैप खत्म होना चाहिए। जो वहां पे एक्चुअल कीमत हो उसी के हिसाब से जो है वो उसके आसपास रहनी चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। ये व्यवस्था के लिए अच्छी चीज है, ब्लैक मनी को खत्म करेगा और जो है जो सही पैसा सही मद में जो है आकर के टैक्स के रूप में आएगा, तो सरकारों को भी उससे बल मिलेगा और सरकारें अपनी योजनाओं को अच्छे से चला सकेंगी। 19,500 करोड़ रुपया राजस्व से लेके आना हमारा टारगेट अब की बार के बजट में दिया गया था। तो हम बजट के हिसाब से चल रहे हैं। और जहां पे भी मैं कह रहा हूं, आज कतई टीवी पे ओपन उसमें डिबेट में कह रहा हूं कि 90% से ज्यादा 10% कहीं पे नहीं बढ़ा है। 90 जो अभी इंक्रीज किया है, ये सिर्फ और सिर्फ 10% वो जगह है जहां पे गैप ज्यादा था। जो आप 75% या 50% की बात कर रहे हैं, वो गुड़गांव, फरीदाबाद और सिलेक्टेड जगह जहां सोनीपत या एक अग्रोवा का नाम भी आया, क्योंकि उनकी जो है वो उनको बढ़ाया गया है, उनकी 2031 के प्लान में उनकी सीमा बढ़ाई गई है। तो वो जो खेत की जमीन एकदम ओवरनाइट उसमें गैप ज्यादा आ गया, तो उसको मेकअप किया गया है। पंचकुला में थोड़ा है, अदरवाइज पूरे हरियाणा में 10% से ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। आप ये मतलब टीवी चैनल पे बैठ के भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए कि 75% सब जगह बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ सिलेक्टेड जगह
जहाँ पे गैप ज्यादा था वहाँ पे बढ़ाया। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए भ्रामक प्रचार तो नहीं किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम बढ़ोतरी हुई है वो 75% जो हुई है, ये नहीं कहा जा रहा है कि हर जगह 75% किया गया है। जब उसके लिए भी सरकार ने आपसे सुझाव मांगे हैं कि आप सुझाव दीजिए, हम उनके ऊपर अगर कहीं गलत होगा तो उसको ठीक भी करने का काम करेंगे। ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से जनता सुने और उसको सुझाव भी दे, अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा कर दिया है तो उसको ठीक करें। ठीक है, दीपक चौधरी जी लास्ट कमेंट। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। अरे भाई, अगर आपकी मंशा, नेक नीति और सब कुछ अगर ठीक है तो मैं इस बात का पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आपको कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, जो कलेक्टर रेट पहले थे वैसे ही कलेक्टर रेट को सुचारू करना चाहिए, यही हमारा सुझाव है। और अगर सरकार इस सुझाव के बारे में सोचे तो आम जनमानस को जो पीड़ा होगी उससे वो कहीं ना कहीं निदान हो जाएगा उसका। लेकिन आप ऐसा काम करेंगे नहीं, आप सिर्फ ब्लैक मनी कर करके सरकार लेकर आए हैं और ब्लैक मनी कर करके आपने अपने ब्लैक मनी को पूरा सेव कर लेना है बस। और सरकार की मुझे नहीं लगता कोई मंशा है। आप अगर वाकई में जनता के बारे में सोचते हैं तो आप जनता का मान सम्मान कीजिए, आप जनता को कुछ सहूलियत दीजिए, उसको कुछ कम रेट दीजिए, उसको कोई घर घरौंदा बनाने के लिए स्थान दीजिए। आज 2 लाख रुपए जो है ना, 2 लाख रुपए से ऊपर आज सेक्टर के अंदर मकान लेने के लिए प्रति गज जो है रेट हो चुका है। और आप जिन कलेक्टर रेटों की बात कर रहे हो वो आप क्या सोचते हो उससे ब्लैक मनी रुक जाएगी? ठीक है दीपक जी, संजय जी लास्ट कमेंट। ठीक है संजय जी लास्ट कमेंट। जी मेरे को लगता है सर्कल रेट अगर इस तरीके से बढ़ते रहेंगे तो देश तरक्की की तरफ है, शहर तरक्की की तरफ है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जहां तक बात आती है सस्ते घर की, अभी 1.5 लाख रुपए में हरियाणा सरकार ने करीब 2709 घर गुड़गांव जैसे शहर में दिए हैं। तो ये स्कीम पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि सर्कल रेट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट किस पॉलिसी को किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है संजय जी, माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूँ। संजय जी, रजत जी, दीपक जी और साथ ही राजकुमार जी, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरीके से कलेक्टर रेट जो है 75% तक बढ़ाए गए हैं और उसको लेकर मिली जुली राय सामने आ रही है। और फिलहाल इसके साथ चर्चा में इतना ही। नमस्कार।